अब आज हमारी इस दुनिया में 800 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हर कोने में रहते हैं। कुछ लोग डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ लोग अलास्का या ग्रीनलैंड जैसी ठंडी जगहों पर, कुछ लोग अंटार्कटिका में। और मज़े की बात यह है कि प्रकृति ने इन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ फूड सोर्सेज इस तरह की एक्सट्रीम वेदर वाली इकोसिस्टम्स में भी अवेलेबल कराए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, तरबूजे और खरबूजे जैसे फ्रूट्स जनरली समर सीजन में या गर्मी के सीजन में पककर तैयार होते हैं और वे डेजर्ट्स में या मरुस्थल के आसपास के रीजन्स में भी आसानी से पैदा हो जाते हैं। और इस तरह के फ्रूट्स का रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इस तरह के फ्रूट्स में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो हाई वाटर कंटेंट उन्हें उन गर्मी के दिनों में भी हाइड्रेशन मुहैया कराता है जब उनके गांव के कुएं और नदियां भी सूख जाते हैं। अगर वाटरमेलन या मेलन का ही एग्जाम्पल लें तो इनमें लगभग 92% पानी होता है और इस वजह से इस तरह के फ्रूट्स खाने वालों को न सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है, कुछ शुगर मिलती है, बल्कि उसके साथ ही साथ उन्हें पोर्टेबल वाटर या प्योर वाटर भी अपनी बॉडी के लिए सही समय पर मुहैया हो जाता है। इसी तरह से प्रकृति ने ठंडे क्षेत्रों में इस तरह के वेजिटेबल्स और फूड क्रॉप्स अवेलेबल कराए हैं जो वहाँ कम सनलाइट वाली कंडीशंस में भी पककर तैयार हो जाते हैं। और इसके दूसरी तरफ बंगाल में कुछ ऐसी भी राइस क्वालिटीज़, राइस वेराइटीज़ प्रकृति ने पैदा की हैं जो लगातार पानी बरसते रहने के बावजूद भी गिरती नहीं हैं, खड़ी रहती हैं, इरेक्ट रहती हैं और सही समय पर वे पककर तैयार हो जाती हैं। प्रकृति की इन सब समझदारियों की वजह से ही आज हम इस दुनिया के हर कोने में सरवाइव कर पाते हैं। और इसी प्रकृति की समझदारी का एक और नमूना है उसके द्वारा बनाए गए फ्रूट्स या नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग। यदि आप प्रकृति द्वारा बनाए गए, कुदरत द्वारा बनाए गए किसी भी फूड प्रोडक्ट पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग हर उस नेचुरल फूड प्रोडक्ट जिसमें कि कुछ इनहेरेंट शुगर होती है, वहीं कुछ न कुछ फाइबर भी मौजूद होता है। यदि आप हनी या शहद या मध जैसे इक्का दुक्का फूड प्रोडक्ट्स को छोड़ दें तो आप पाएंगे कि हर नेचुरल फूड प्रोडक्ट में जहां कुछ नेचुरल शुगर होती है तो वहीं उसके साथ ही साथ कुछ मात्रा में थोड़ा या ज़्यादा डाइटरी फाइबर ज़रूर होता है। आप कोई भी नेचुरल फूड प्रोडक्ट लें, चाहे वो तरबूज हो या खरबूज या एप्पल या पाइनएप्पल, यदि उसमें कुछ मिठास है तो उसके साथ ही साथ कुछ न कुछ फाइबर ज़रूर मौजूद होगा। और इस फाइबर की मौजूदगी की वजह से ही उस फूड प्रोडक्ट में शुगर होने के बावजूद भी उसे खाने पर आपके ब्लड ग्लूकोज में उतना बड़ा जंप नहीं आता। और इस फाइबर की मौजूदगी की वजह से ही उस फूड प्रोडक्ट में या उस फ्रूट में मौजूद शुगर का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन जल्दी नहीं होता, सडनली नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। वो धीरे धीरे होता है, एक सबड्यूड रेट पर होता है और उसकी वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज में जो उछाल आता है वो भी धीरे धीरे ही आता है। लेकिन जब हम मनुष्य इस तरह के नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स को लेकर उन्हें रिफाइन करते हैं तो उस रिफाइनमेंट की प्रक्रिया के दौरान हम उसमें से उस डाइटरी फाइबर को निकाल कर अलग कर देते हैं और उसके बाद अक्सर हम उनमें कुछ एक्स्ट्रा शुगर भी मिलाते हैं, उन्हें ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए, ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए या ज़्यादा पैलेटेबल बनाने के लिए। और तब वो नेचुरल फूड प्रोडक्ट एक रिफाइंड फूड प्रोडक्ट में बदल जाता है और तब उसका ब्लड शुगर इम्पैक्ट काफ़ी अलग होता है उस नेचुरल फूड प्रोडक्ट से, या दूसरे शब्दों में कहें तो काफ़ी खतरनाक होता है। और हम इंसानों द्वारा इसी तरह का बनाया गया एक फूड प्रोडक्ट है मोतीचूर लड्डू। और इस मोतीचूर लड्डू को बनाने में रिफाइंड बेसन का, घी का, तेल का, शक्कर का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और नेचुरली इस तरह के इंग्रेडिएंट्स की वजह से मोतीचूर लड्डू का ब्लड ग्लूकोज पर भयंकर प्रभाव भी पड़ता है। इस प्रभाव को कुछ दिन पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखने की, समझने की कोशिश की थी और उस वक्त मैंने 100 ग्राम मोतीचूर लड्डू खाए थे। और उस दिन जब मैंने उन लड्डुओं को खाना शुरू किया तो इनका वज़न, जैसे कि मैंने पहले कहा, 100 ग्राम था और मैंने इन्हें खाना शुरू किया सुबह 10:54 पर
और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 56 या 56, और उन्हें खाने के लगभग 35 मिनट के बाद ही, यानी कि 11:40 पर जब मैंने ब्लड ग्लूकोज की हाईएस्ट रीडिंग देखी तो वो थी 152 या 152। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा जंप था, लेकिन उसमें कुछ सरप्राइजिंग भी नहीं था। आफ्टर ऑल इन लड्डुओं में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ठूस ठूस कर भरे होते हैं, इनमें बहुत सारी एडेड शुगर भी डाली जाती है। हालांकि इनमें बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भी बेसिकली रिफाइंड ही होता है। लेकिन इन्हें खाने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मुझे ख्याल आया कि यदि मैं इन्हीं लड्डुओं को खाकर 1 घंटा पैदल चलूं तो उनके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट में क्या फ़र्क पड़ सकता है। और इस बात को जानने समझने के लिए मैंने कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से एक ब्लड ग्लूकोज एक्सपेरिमेंट किया, जिसके दौरान मैंने ठीक उसी तरह के 100 ग्राम मोतीचूर लड्डू खाकर 1 घंटा लगातार पैदल चलने की कोशिश की और बाद में ग्लूकोज मॉनिटर को पहनकर ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को नोटिस करने की कोशिश की। तो उस दिन जब मैंने उन्हें खाना शुरू किया तो उस वक्त शाम के 5:20 हो गए थे, और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 94 या 94। और उसके 1 घंटे के बाद जब मैंने ब्लड ग्लूकोज की हाईएस्ट रीडिंग नोट की तो वो थी 118 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट काफ़ी अलग अलग था। जब मैंने 100 ग्राम मोतीचूर लड्डू खाए और अपने घर में ही बैठा रहा तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल 56 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से बढ़ते बढ़ते 152 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक पहुंच गया। उसके ठीक दूसरी तरफ ठीक उसी तरह के 100 ग्राम लड्डू खाकर जब मैं लगातार 1 घंटे तक पैदल चलता रहा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 94 से बढ़ते बढ़ते सिर्फ 118 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ही पहुंचा। इन शॉर्ट, जब मैंने 100 ग्राम मोतीचूर लड्डू खाए और घर में ही बैठा रहा तो 96 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का जंप आया, और जब मैं ठीक उसी तरह के 100 ग्राम लड्डू खाकर 1 घंटा पैदल चला तो सिर्फ 24 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का जंप मैंने नोट किया। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब आप मोतीचूर लड्डू या इस तरह की कोई अन्य मिठाई, कोई भी अन्य मिठाई या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या इस तरह का कोई अन्य स्वीट प्रोडक्ट खाकर कुछ देर के लिए पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इससे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड जंप आता है। और यदि आप मेरा ये चैनल फॉलो करते रहे हैं तो मैं इस बात को पहले भी कई अन्य वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक ब्लड शुगर को कम करने का न सिर्फ एक आसान तरीका है बल्कि ये एक ज़ीरो कॉस्ट तरीका भी है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई पैसा धेला तो खर्च नहीं होता। और दूसरी मज़े की बात यह है कि आपको ये वॉक हाई स्पीड पर नहीं करनी होती। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या स्पीड होनी चाहिए। आप जनरल नॉर्मल स्पीड पर वॉकिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि यदि आप 1 घंटे में सिर्फ 3, 3.5 या 4 किलोमीटर की स्पीड से भी पैदल चल सकें तो भी आपको इस ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक के चमत्कार अवेलेबल होंगे। और इसके लिए आपको किसी पहाड़ या नदी या दरिया के किनारे जाकर वॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी रहते हों, जिस शहर में, जिस गांव में रहते हों, सिर्फ अपने घर से बाहर निकलकर अपने आसपास की सड़क पर, गली में 15, 20, 25 मिनट के लिए भी यदि आप हर भोजन के बाद, खाना खाने के बाद, लंच या डिनर के बाद, मिठाइयाँ खाने के बाद पैदल चल लेते हैं तो आप पाएंगे कि उतने छोटे से प्रयास, उतनी छोटी सी कोशिश से ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स में काफ़ी सुधार हो जाता है। अब यदि ग्लूकोज क्लियरिंग के वॉक की इतनी तारीफ सुनने के बाद भी आप किसी वजह से इस तरह से पैदल चलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो उस हालत में आप मोतीचूर लड्डू या इस तरह की किसी भी अन्य मिठाई या इस तरह के किसी भी अन्य बेकरी प्रोडक्ट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के लिए मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट का जिक्र मैंने पहले भी कई अन्य वीडियोस में किया है अलग अलग जगह पर, लेकिन यदि आपने उन्हें किसी कारणवश नहीं देखा है तो यहाँ उसके बारे में हम एक बार फिर से बात कर सकते हैं। इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट में ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका है कि मोतीचूर लड्डू या इस तरह की किसी भी मिठाई खाने से पहले 1 कप फ्लैक्सी टी या 1 गिलास पानी में 1
टेबलस्पून सीलियम हस्क मिलाकर पी लें और उसके बाद में मोतीचूर लड्डू खाएं। ऐसा करने से फ्लैक्सीड या सीलियम हस्क में पाए जाने वाला फाइबर मोतीचूर लड्डू के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक कम कर देगा। दूसरा तरीका है, किसी भी मिठाई खाने से 5-10 मिनट पहले 1 या 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिलाकर स्ट्रॉ की सहायता से पी लें और फिर बाद में उस पर्टिकुलर मिठाई को खाएं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट कम करने का तीसरा तरीका है कि मोतीचूर लड्डू को लंच या डिनर पर खाएं और कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद हो। कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में छिलके वाली दाल हो या सब्जियां मौजूद हों। ऐसा करने से दालों में और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर मोतीचूर लड्डू के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। अब यहाँ पर एक बात और भी कहना ज़रूरी है और वो ये कि इस तरह से ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल करने से या ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक करने से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पर जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला था, जो साइड इफ़ेक्ट पड़ने वाला था, वो तो डेफिनेटली कुछ कम हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यदि उस लड्डू में या उस मिठाई या उस रिफाइंड फूड प्रोडक्ट में कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए थे तो उनका प्रभाव, उनका दुष्प्रभाव तो आपकी बॉडी पर या आपकी सेहत पर, आपकी हेल्थ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस तरह के लड्डुओं को यदि वनस्पति घी में तला गया है या हाइड्रोजनेटेड फैट्स या सस्ते तेलों में तला गया है या तला गया था तो उसकी वजह से जो उन लड्डुओं में ट्रांस फैट्स पैदा हो गई थी या हो गई हैं तो उनका दुष्प्रभाव तो आपके शरीर पर पड़कर ही रहेगा। यदि उन लड्डुओं को बनाने में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे आर्टिफिशियल शुगर्स का इस्तेमाल किया गया है तो उसका दुष्प्रभाव भी आपके लिवर पर पड़कर ही रहेगा। तो इन सब केमिकल इंग्रेडिएंट्स और सिंथेटिक कंपाउंड्स के साइड इफ़ेक्ट्स आपकी हेल्थ पर अल्टीमेटली, जैसा कि आप समझ सकते हैं, पड़कर ही रहेंगे। आपकी आधे घंटे की वॉक या इस तरह की ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट के टूल्स आपको इन मुसीबतों से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए सबसे बेहतर तरीका है इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना। हाँ, अब यदि अवॉइड करने का कोई रास्ता न हो तो उस हालत में फिर आप ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक या ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में एक बात और, आज की तारीख में हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस या जेस्टेशनल डायबिटीज़ से परेशान हैं और इनमें से कई लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली इन सब बीमारियों का इलाज करने के लिए सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं। दवाइयाँ महंगी हैं, इंसुलिन के डोज सस्ते नहीं होते, डॉक्टर्स गिने चुने हैं और पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा। करोड़ों लोगों के पास ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के साधन ही नहीं हैं और इन सब के चलते कई अनफॉर्चुनेट लोगों की ब्लड शुगर की समस्या दिन ब दिन विकृत होती जाती है और एट द सेम टाइम उनके शरीर में अन्य क्रॉनिक डिसीजेस का फैलाव भी बढ़ता जाता है। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी व्यक्ति के काम आ सकता है, आपकी जान पहचान के किसी व्यक्ति के काम आ सकता है और उसकी प्री डायबिटीज़ या कोई अन्य क्रॉनिक डिसीज़ कम करने में मददगार साबित हो सकता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कभी भी लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करने के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक और इस तरह के जो अन्य तरीके मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, वे या तो ज़ीरो कॉस्ट तरीके हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। और कोई भी ऐसा व्यक्ति भी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तंगी से परेशान है, अपनी लाइफस्टाइल में छोटे से बदलाव लाकर अपनी डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ और इनसे जुड़ी अन्य कई क्रॉनिक डिसीजेस पर, अन्य कई बीमारियों पर कुछ बेहतर कंट्रोल पा सकता है। और इसीलिए यदि इस तरह के व्यक्ति को ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए ज़ीरो कॉस्ट तरीके अवेलेबल हो सकें तो ये उसके लिए एक गॉड गिफ्ट साबित हो सकती है। मैं अपने सीमित ज्ञान के आधार पर कुछ वीडियोस बना सकता हूँ,
लेकिन उन्हें दुनिया के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक मैं अकेले नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। और इसीलिए यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी जान पहचान के किसी व्यक्ति के काम आ सकता है तो कोशिश करें कि ये जानकारी उस डिज़र्विंग व्यक्ति तक पहुंच सके। थैंक यू।